तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस गहन चर्चा को। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा कानून है जिसने जिसने आम जनता के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। राइट, बिल्कुल, यानी RTI एक्ट। और आज का हमारा जो उद्देश्य है ना वो बहुत ही क्लियर है। स्रोत में साफ तौर पर दिया गया है कि हमें बिना किसी लंबी कहानी या उदाहरणों के सीधे तथ्यों पर आना है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। असल में ये एक रैपिड रिवीजन होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो तेजी से इस कानून की संरचना को समझना चाहते हैं। हाँ, चाहे कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो जैसे UPSC या पुलिस एग्जाम्स वगैरह, या फिर बस अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहता हो, ये उनके लिए एक दमदार शॉर्टकट है। सही कहा, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं उसमें कानूनी दस्तावेज के नोट्स हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQs हैं, और कुछ बहुत ही बढ़िया सुपर मेमोरी ट्रिक्स भी शामिल हैं। तो बिना इधर-उधर की बातें किए मैं सीधे इस कानून की बुनियाद पर आना चाहती हूँ। अगर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से सोचें तो सबसे पहले इसका ढांचा कैसा दिखता है? देखिए, अगर संरचना की बात करें तो इस पूरे एक्ट में कुल मिलाकर सिर्फ 6 अध्याय हैं, यानी 6 चैप्टर्स, और 31 धाराएं हैं। सिर्फ 31 सेक्शंस? हाँ, बस यही हमारा आज का रोड मैप है। 6 अध्याय और 31 धाराएं। अगर ये स्केलेटन दिमाग में बैठ गया तो पूरा कानून समझ आएगा। ये तो सच में बहुत संक्षिप्त है। तो फिर शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, जो कि प्रारंभिक हिस्सा है। इसमें धारा 1 और 2 आती होंगी। बिल्कुल, किसी भी कानून की तरह धारा 1 उसका नामकरण और विस्तार बताती है, लेकिन जो धारा 2 है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। डेफिनेशंस। राइट, मैं स्रोत में देख रही हूं कि धारा 2 की कुछ खास परिभाषाओं पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे धारा 2F। हाँ, धारा 2F, जिसमें सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को परिभाषित किया गया है। अब आमतौर पर किसी को भी लग सकता है कि सूचना मतलब सिर्फ कागज या सरकारी फाइल। सही, लेकिन इसमें सिर्फ कागज नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स और हर तरह का डेटा शामिल है। यानी कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि जानकारी तो कंप्यूटर में है। ओह, अच्छा, यानी दायरा काफी बड़ा है इसका। और स्रोत में धारा 2H का भी जिक्र है। धारा 2H में लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। ये वो संस्थाएं हैं जिनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, जो सरकार से जुड़ी हैं। और फिर धारा 2J, राइट, धारा 2 जो बताती है कि सूचना का अधिकार क्या है। इसमें फाइल्स देखना, उनकी कॉपी लेना और यहाँ तक कि सरकारी सामग्री के सैंपल लेना भी शामिल है। ये तो हुई परिभाषाएं। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 पर। स्रोत के मुताबिक ये इस कानून का दिल है, हार्ट ऑफ द एक्ट। एकदम। अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 7 तक आती हैं, और यहाँ हमें तेजी से इसको सीक्वेंस में कवर करना है। हाँ, क्योंकि रैपिड रिवीजन का यही फायदा है। तो अगर मैं धारा 3 की बात करूं तो ये सीधे तौर पर कहती है कि भारत के हर नागरिक को सूचना मांगने का अधिकार है। सही, लेकिन सिर्फ अधिकार देने से काम नहीं चलता ना। अगर सरकारी दफ्तर में रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो जानकारी मिलेगी कहां से? पॉइंट है। इसीलिए धारा 4 आती है। ये सरकारी विभागों पर एक ड्यूटी डालती है, एक जिम्मेदारी डालती है कि वे अपने सभी रिकॉर्ड्स को ठीक से मेंटेन करें। धारा 3 मेरा अधिकार है और धारा 4 उनकी ड्यूटी है रिकॉर्ड संभालने की। बिल्कुल क्रम से चल रहा है सब। फिर आती है धारा 5। अब रिकॉर्ड तो हैं, पर देगा कौन? कोई अधिकारी तो होना चाहिए वहाँ। वही, हर पब्लिक अथॉरिटी को एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO की नियुक्ति करनी होती है। ये धारा 5 कहती है। PIO यानी जन सूचना अधिकारी। तो अब नागरिक है, रिकॉर्ड है और PIO भी है। अब आगे आवेदन कैसे करना है? वो धारा 6 में बताया गया है। नागरिक द्वारा RTI एप्लीकेशन जमा करने की पूरी प्रक्रिया धारा 6 में आती है। बहुत क्लियर सीक्वेंस है, 3, 4, 5 और 6। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। एप्लीकेशन जमा तो हो गई, पर जवाब कब आएगा? यहीं इस कानून की ताकत दिखती है। धारा 7 इस समय सीमा को तय करती है। सामान्य स्थिति में जानकारी 30 दिन के अंदर मिलनी चाहिए। 30 दिन, ये तो ठीक है, सरकारी काम के हिसाब से काफी तेज है। लेकिन मैं यहाँ नोट्स में एक आंकड़ा देख रही हूँ जो थोड़ा हैरान करने वाला है। आप 48 घंटे वाले नियम की बात कर रही है ना? हाँ, इसमें लिखा है कि अगर मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा है, यानी लाइफ और लिबर्टी से, तो 48 घंटे में सूचना देनी होती है। ये अर्जेंसी क्यों? देखिए, कानून सिर्फ कागज ही नहीं हो सकता ना।
अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया है या किसी को ऐसी जानकारी चाहिए जिस पर उसकी जान निर्भर है। ओह, तब तो 30 दिन का इंतजार उसके लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल, ऐसी इमरजेंसीज के लिए ही 48 घंटे का नियम है और एग्जाम्स में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये आम कानूनी प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। अगर मुझे देश की सेना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो क्या मुझे वो भी 30 दिन में मिल जाएगी? नहीं, यहाँ आकर कानून एक बिगर पिक्चर पेश करता है और ये आता है अध्याय 3 में, जो छूट प्राप्त सूचना यानी एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन से जुड़ा है। धारा 8 और 9। सही कहा। धारा 8 के तहत कुछ चीजें गुप्त रखनी जरूरी हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, या फिर देश की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी। हाँ, इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स और कैबिनेट पेपर्स पर भी छूट है जब तक उन पर फैसला ना हो जाए। सरकार को प्रशासन चलाने के लिए कुछ प्राइवेसी तो चाहिए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। मतलब आप पारदर्शिता लाइए पर देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं। और धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 सीधी सी है। अगर कोई ऐसी जानकारी मांगी गई है जिससे किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो उस आवेदन को रद्द किया जा सकता है। समझ गई। अब थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये क्रमबद्ध विश्लेषण काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। अध्याय 4 और 5 पर आते हैं। आयोग यानी कमीशंस। यहाँ धाराएं 12, 13 और 15 महत्वपूर्ण हैं। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) की स्थापना की बात है, जिसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। राइट। और धारा 13 उनका कार्यकाल तय करती है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल का होता है। ये एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट है जो याद रखना चाहिए। 3 साल का टर्म। और जैसे केंद्र में CIC है तो राज्य में भी तो कुछ होगा ना? वही धारा 15 में आता है, राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी SIC, जिसका प्रमुख स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। संरचना एकदम शीशे की तरह साफ है। केंद्र के लिए धारा 12 और राज्य के लिए धारा 15। लेकिन एक बात बताइए, कानून तो बन गया, आयोग भी बन गया, पर इसकी शक्ति कहाँ से आती है? आप पीनल प्रोविजंस की बात कर रही हैं, जो कानून के असली दांत होते हैं। हाँ, अगर कोई अधिकारी जानकारी ना दे तो? ये सब अध्याय 6 में है, अपील और जुर्माना। धारा 18 शिकायतों के लिए है और धारा 19 में अपील करने का अधिकार है। और धारा 20? मैं नोट्स में देख रही हूँ कि धारा 20 पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। क्योंकि वही जुर्माने की धारा है। अगर PIO बिना किसी सही कारण के जानकारी नहीं देता है तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। 250 रुपये रोज? हाँ, जब तक जानकारी ना मिले। लेकिन इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। ये जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपये तक जा सकता है। 25,000 रुपये? ये तो काफी बड़ी रकम है किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए। और यही जरूरी है ताकि अधिकारी इस कानून को हल्के में ना लें। जब अपनी जेब से पैसा कटता है ना, तो फाइल अपने आप तेजी से आगे बढ़ती है। सही बात है, डर होना जरूरी है। तो देखिए, बातों बातों में हमने इस पूरे दस्तावेज का स्ट्रक्चर मैप कर लिया। अगर हम PYQs के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा आने वाले सवाल यही हैं। एक्ट का वर्ष 2005, 30 दिन और 48 घंटे का फर्क, 25,000 का पेनल्टी फिगर और एग्जेम्पशन वाली धारा 8। निश्चित रूप से ये क्रमबद्ध तरीका सच में कमाल का है। बिना किसी फालतू कहानी में उलझे हमने कितनी जल्दी इस भारी कानूनी दस्तावेज को आसानी से दिमाग में मैप कर लिया। सीधे काम की बात याद रखने का यही सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, और रिवीजन में समय बहुत बचता है इससे। बिल्कुल। पर चर्चा खत्म करने से पहले मैं उस पॉइंट पर वापस आना चाहती हूँ जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा था। वो 48 घंटे वाला नियम, लाइफ एंड लिबर्टी वाला। हाँ, वही। कानून ने कागजी तौर पर तो तय कर दिया कि सामान्य जानकारी के लिए 30 दिन और जीवन या स्वतंत्रता के मामलों के लिए 48 घंटे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की व्यावहारिक स्थितियों में कोई दफ्तर में बैठा अधिकारी ये तय कैसे करता होगा कि कौन सी सूचना सच में किसी की जान या आजादी का सवाल है और कौन सी नहीं। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है फील्ड पर। वही तो, ये एक ऐसा सवाल है जो कानून के ठीक ठाक बने नियम और असली जिंदगी की कॉम्प्लिकेटेड चुनौतियों के बीच का बड़ा फर्क दिखाता है, जिसका जवाब शायद सिर्फ रूल्स पढ़कर नहीं मिल सकता। सही कहा आपने। असली एप्लीकेशन ही असली टेस्ट होता है कानून का। एकदम। तो इसी सोचने वाली बात के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है इस रैपिड रिवीजन से कानून के ढांचे को समझने में मदद मिली होगी।